ओके मेरी जान, तो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं एवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल और वेपराइजेशन की बात की थी। अब वेपर्स की फॉर्म में लिक्विड का आ जाना। अब एवेपोरेशन जैसे कि आप छत पे कपड़े सूखने के लिए फैला देते हो, कुछ देर के बाद उन कपड़ों से पानी एवेपोरेट होके गैसियस स्टेट में चला जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो सबसे पहले एवेपोरेशन की डेफिनेशन, आप वहां पे किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल सोर्स हीट के लिए खुद से यूज नहीं कर रहे होते। ये नहीं होता उसके पास आपने आग लगा के रखी होती है कि आज कपड़े सुखाने, आज आग कम बढ़ गई। हम सिर्फ छत पे जाके कपड़े सुखाने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले एवेपोरेशन की डेफिनेशन कि आपके पास लिक्विड का गैसियस स्टेट में आना एट एनी टेम्परेचर, या पानी का एवेपोरेट हो जाना एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मुझे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना। बॉइलिंग पॉइंट पे जाके डेफिनेटली हर चीज किसमें चली जाएगी? गैसियस स्टेट में। एट एनी टेम्परेचर एंड विदाउट यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्लोली चेंज इनटू वेपर। स्लोली चेंज, इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता कपड़े सूखते हैं। ये नहीं कि छत पे रखे और अम्मी ने 1 मिनट के बाद कह दिया जाके कपड़े ले आओ और कपड़े सूखे हो, ऐसा नहीं होता। लिक्विड चेंज होता है गैसेस में स्लोली। द प्रोसेस इन विच लिक्विड, पानी किस में चला जाता है? गैसेस फॉर्म में। चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म स्लोली एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगेन मेरा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड बॉइल्स हो जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में जाता है, इसलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिसमें लिक्विड गैसियस में जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एक नेचुरली प्रोसेस, नेचुरली कुदरत की तरफ से कोई प्रोसेस है, but below its boiling point without any external source of heat, without any external source of heat, heat का कोई external source यूज किए बगैर लिक्विड का आहिस्ता आहिस्ता गैसियस फॉर्म में आ जाना without any use of external source of heat and also the below its boiling point। मेरे बेटे, एक कुदरत की तरफ से नेचुरली लिक्विड का गैसियस स्टेट में चले जाना, कपड़ों का सूख जाना विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एवेपोरेशन। अब कपड़ों को ड्राई करते वक्त, कपड़ों को सुखाते वक्त आपने ये चीज जरूर नोट फरमाई होगी कि हम कपड़े फैला देते हैं छत पे जाकर। सिर्फ बाल्टी में ऐसे नहीं रखते, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रख दिया। उसके बाद अगर आपने हवा तेज चल रही हो तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर टेम्परेचर धूप ज्यादा हो तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसे है मेरा बेटा, कपड़ों को फैलाने से भी कपड़े सूख रहे हैं, कपड़ों को टेम्परेचर ज्यादा मिल रहे तब भी कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा, इट मींस कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कुल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसकी वजह से एवेपोरेशन का जो रेट है बढ़ सकता है और किस वजह से एवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा? टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। लाइक आपके पास एक ऐसा कपड़ा है, दो कपड़ों की एग्जांपल ले लेते हैं। एक को आपने पानी के अंदर डिप किया और सुखाने के लिए रख दिया,
और दूसरा आपके पास मेरा बेटा क्या आ गया, एक हनी बी, शहद है, उसको अंदर एक कपड़े को डिप करो और सुखाने के लिए रख दो, तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन किस में होगी, ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। मैं सबसे पहले लफ्ज लिख रहा हूं, नेचर ऑफ लिक्विड्स। अब एक लिक्विड की बात नहीं हो रही, हम डिफरेंट लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। हनी बी भी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है, जमेशरी भी एक लिक्विड है, टैंक भी एक लिक्विड है, कोका कोला भी एक लिक्विड है। सो डिफरेंट लिक्विड्स के इवेपोरेशन का प्रोसेस कि कितनी जल्दी ये इवेपोरेट होगा, ये डिपेंड करता है मेरा बेटा कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना लो है। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बहुत कम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेशन में आ जाते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना लो होगा उसकी इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। इट मींस कि मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरा बेटा इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगी मेरा बेटा, स्लो होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। बेटे डेफिनेटली टेम्परेचर के साथ इवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा डायरेक्ट में ही आएगा, चाहे वो लिक्विड का टेम्परेचर हो या चाहे जिस जगह पे आपने उस कपड़े को, उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसमें से इवेपोरेशन का प्रोसेस होना है, उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक हो गया मेरे भाई। सबसे पहले आपके पास आ गया टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है। तो मैं टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं इवेपोरेशन के। मेरी जान आपके पास लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर होगी बच्चे ये बात? तो टेम्परेचर का लिक्विड ज्यादा होने से होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब दो चीजें ज्यादा टक्कर खा रही होंगी तो हीट पैदा करेंगी, हीट पैदा होने से टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, गैसीय स्टेट पे आ जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, सॉलिड पहले किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। लिक्विड के बाद कौन सी स्टेट आती है टेम्परेचर बढ़ने से, गैसीय स्टेट। इस तरह पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ये लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा और कपड़े क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। दूसरा मेरे पास जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आ गया मेरा बेटा, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जैसे कि आपने अभी हीटर का यूज किया हुआ है तो हम अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज करें। नेचुरली सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लो है, हम एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करके यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, जैसे कि बारिश हो जाती है या बारिश के बाद बादल आ जाते हैं, तो कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते, बहुत कम या बहुत स्लोली ड्राई होते हैं। सर्दियों में कपड़े सुखाने के लिए 1 से 2 दिन भी पड़े रहते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता। सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के साथ भी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली रिलेट करता है। तो मेरी जान हम ये बात कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्लियर होगी बच्चे ये बात? उसके बाद मेरे बेटे नेक्स्ट हम आ जाते हैं एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड। एरिया के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन आएगा। अब सबसे पहले हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि हम कपड़े फैला देते हैं। जिस सरफेस से लिक्विड ने एवेपोरेट होना है, आइंस्टाइन भाई इधर देखिए, जिस सरफेस से लिक्विड ने एवेपोरेट होना है, हम उस सरफेस का एरिया जब बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। पहले एक इतने से जमगूठे से इतने से
वॉल्यूम के अंदर वाटर की एवेपोरेशन हो रही थी या लिक्विड की एवेपोरेशन हो रही थी। जब आपने उसको फैला दिया तो इजीली ज़्यादा एरिया उसको मिल गया। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्टिवली सारे एरिया पे आ जाएगा, तो वेपोरेशन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ वेपोरेशन का रेट, इसका मतलब है उसका जो तेजी का प्रोसेस है, कम टाइम में ज़्यादा वेपोरेशन होगी। फिजिक्स में जब भी रेट का लफ्ज आए तो याद रखिएगा हम उस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे होते हैं टाइम के लिहाज से। किस लिहाज से मेरा बेटा? टाइम के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेरा बेटा, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। The more the amount of water vapors present in air, the less definitely more water vapors का मतलब है कि अगर हमारी सराउंडिंग नमी वाली है, बारिश के वक्त या धुंध जब होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आते हैं, तो उस वक्त एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है मेरा बेटा? कम। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर के साथ एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो इनवर्सली रिलेट है। क्लियर हो गया मेरी जान? उसके बाद हमारे पास मेरे बेटा आ गया मूवमेंट ऑफ एयर। तेज हवा चल रही हो तो डेफिनेटली ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है, अगर हवा तेज चल रही होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा मेरा बेटा? ज्यादा होगा। अगर हवा कम होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? कम, और सर्दी होती है तो वेपरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? लो। तो मूवमेंट ऑफ एयर के साथ भी जो हमारे पास वेपरेशन का प्रोसेस है वो डायरेक्टली रिलेट करता है। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास आ जाता है ड्राइनेस ऑफ एयर। अगर तेरी सी बात है पहले वाटर मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस इनवर्स रिलेट कर रहा था। अगर हवा खुश्क होगी और तेज होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, और एवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सेवेंथ फैक्टर हमारे पास ड्राइनेस ऑफ एयर आ गया। तो ड्राइनेस ऑफ एयर के साथ भी हमारे पास एवेपोरेशन का जो रेट है, एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। क्लियर हो गया मेरी जान? उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा, एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। द लोअर द प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हायर इज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। लोअर द प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। प्रेशर क्या होता है मेरा बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आपके पास सरफेस ऑफ द लिक्विड का, सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब जहां पे से वाटर ने एवेपोरेट होना है, अगर वहां पे प्रेशर कम होगा तो एवेपोरेशन का रेट क्या होगा मेरा बेटा? ज्यादा होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे? नेक्स्ट करें मेरा बेटा पेश। When a liquid evaporates, its molecules convert from the liquid phase to vapor phase and escape from the surface, और बाहर चले जाते हैं। The process drives that latent heat. In order to the molecules to leave the liquid surface and escape as vapors, it must take heat energy with it. So since the molecule is taking, मतलब डेफिनेटली उसका बात कहने का मतलब है कि हवा का जहाँ पे ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा। जब लिक्विड में से वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो वहाँ पे जो प्रेशर है एयर का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे एवेपोरेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यही एग्जांपल आपके सामने की। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन्स द कूलिंग कॉज्ड बाय द एवेपोरेशन। ड्यूरिंग द एवेपोरेशन मोर एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। मॉलिक्यूल्स दैट रिमेन इन द लिक्विड लोअर द काइनेटिक एनर्जी एंड लिक्विड विद मॉलिक्यूल्स। अब एक और बड़ी मजेदार वो बात कर रहे हैं कि एवेपोरेशन से कूलिंग प्रोसेस भी होता है। अभी हम कह रहे हैं कि चीज़ें टेम्परेचर बढ़ने से उसमें एवेपोरेशन हो रही है। एवेपोरेशन का मतलब उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स उसमें से निकल रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स पहले एक दूसरे के साथ मूव कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन अब मॉलिक्यूल्स के निकलने से उसका टेम्परेचर क्या हो चुका है? कम हो चुका है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कर सकता है? कूलिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से समराइज करता हूं। कुदरत की तरफ से वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में चला जाए, जो लिक्विड अपनी सरफेस को छोड़ दे विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, किसी भी टेम्परेचर में अगर ऐसा हो जाए बाय नेचर, तो इसे हम नाम देते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेट करती है मेरा बेटा आपके पास
टेम्परेचर के साथ, वो चाहे लिक्विड का टेम्परेचर हो या फिर उसकी सराउंडिंग का, जहां पे उस ऑब्जेक्ट को आपने रखा है उसका टेम्परेचर हो। और बॉइलिंग पॉइंट जिन लिक्विड्स का कम होता है उनमें वेपोरेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद मेरा बेटा अगर सरफेस एरिया बढ़ा दे जहां से एवेपोरेशन होनी है, तो मेरे बेटा हमारे पास एवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद मेरे बेटे एरिया ऑफ वाटर, यहाँ पे एवेपोरेशन आना है, टेम्परेचर नहीं। एरिया ऑफ वाटर इन एयर मॉलिक्यूल्स का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ मेरा बेटा, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एयर के अंदर तो नमी होगी, नमी होगी तो हवा नहीं चल रही होगी, सर्दी का मौसम होगा, और अगर सर्दी का मौसम होगा तो वेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 1 ओवर लिखा है, जहां पे 1 ओवर लिखा है इट मींस कि इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास मूवमेंट ऑफ एयर, अगर तेज हवा चल रही हो तो वेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होता है, जल्दी होता है। अगर स्लो हवा चल रही हो तो वेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होता है, स्लो होता है। उसके बाद मेरा बेटा ड्राइनेस ऑफ एयर, अगर खुश्क हवा है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग की रीजन भी बनती है। इस बात का मतलब ये बनता है कि जहां पे प्रेशर कम होगा उसकी रीजन ये है कि वहां के एयर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी कम होगी। अगर एयर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे मूवमेंट की वजह से कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग ही होता है। तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल अगेन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।